हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हेलो करीना, हेलो मानवी, हेलो जानवी, हेलो शौर्य। कैसे हैं आप सब? कोई डाउट है लास्ट क्लास का? लास्ट क्लास का कोई डाउट? लास्ट क्लास के डाउट्स पूछ लीजिए। करीना, मानवी, कोई डाउट है? पढ़ें आगे? कोई डाउट नहीं है? नो। जानवी, शौर्य, करीना, हेलो। बहुत दिनों बाद क्लास में आई हो करीना। ऑडिबल? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, श्वेता, हेलो। नो डाउट। ओके ओके ओके। फ्लफी, गुड आफ्टरनून। आप भी बहुत टाइम बाद क्लास में दिखे हैं आज मुझे। चलो, सो लास्ट क्लास में अपन ने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को कंप्लीट किया था और साथ में अपन ने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट वाज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी अपन काफी हद तक पढ़ चुके थे। वी वर लेफ्ट विद अ फ्यू पॉइंट्स दैट वी विल कवर टुडे। मैंने आपको बोला था हिस्टोलॉजी में दो चीजें बची हैं, कुछ सेल्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट है वो, और दूसरा नर्व सप्लाई। क्योंकि अगर एलिमेंट्री कैनाल काम कर रही है, वहां पे अगर मसल्स काम कर रहे हैं तो वहां पर नर्व सप्लाई होना मैंडेटरी है। तो वो नर्व सप्लाई पढ़ना बाकी है और कुछ सेल्स पढ़ने बाकी हैं। तो उन सब चीजों को अपन कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है? ठीक। So we'll start with the cells that are present in the elementary canal. So the first type is Brunner's gland. दिव्यांग, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं बेटा? I have taught nothing. I was just discussing that if you have any doubts, please ask. लास्ट क्लास में मैंने हिस्टोलॉजी कंप्लीट की थी और जब मैंने हिस्टोलॉजी कंप्लीट की थी तो मैंने बोला था कि दो पार्ट्स इस हिस्टोलॉजी में छूट गए हैं, द नर्व सप्लाई एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड सेल्स एंड फ्यू पैचेस दैट आर प्रेजेंट इन दी एलिमेंट्री कैनाल। उन्हीं को अब अपन देखेंगे। ठीक है? सो वील स्टार्ट विद ब्रूनर्स ग्लैंड। नोट्स बनाएंगे अपन पहले। दे आर स्मॉल स्फेरिकल मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड्स। They are small spherical multicellular glands. These glands are present in the duodenum. They are present in the duodenum. दिव्यान, क्या हो गया? दे आर प्रेजेंट इन द डिओडिनम। और डिओडिनम की किस पार्ट में प्रेजेंट है ये? दे आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा ऑफ डिओडिनम। दे आर प्रेजेंट इन द ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द सब म्यूकोजा ऑफ डिओडिनम। अब ये क्या फंक्शन करते हैं? व्हाट इज द फंक्शन? What is the function? They produce नॉन एंजाइमेटिक जूस। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये नॉन एंजाइमेटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। और ये नॉन एंजाइमेटिक जूस जो है ये हेल्प्स इन रिड्यूसिंग the acidic pH. It helps in reducing the acidic pH. यहां ध्यान से देखो। सो ये वाला पार्ट अपन कर चुके थे। यहां देखो, these are the Brunner's glands.
ये ब्रूनर्स ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन दी सब म्यूकोजा। ये कहाँ प्रेजेंट है? ये आपकी डिओडिनम के सब म्यूकोजा में प्रेजेंट है। ये ग्लैंड्स हैं, स्फेरिकल मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स हैं, और इनकी जो डक्ट है ये कहाँ ओपन होती है? द डक्ट ओपन्स इनटू द क्रिप्ट्स ऑफ ल्यूबरकुल। और ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड हैं ये नॉन एंजाइमेटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। बाय नॉन एंजाइमेटिक जूस आई मीन कि ये ऐसे सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे विच कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड आयंस, और ये फूड के एसिडिक पीएच को रिड्यूस करने का काम करेंगे। ये एसिडिक फूड को क्या करेंगे? बेसिक मीडियम पर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। हाँ, हिस्टोलॉजी का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। सो दीज आर दी नोट्स, ये नोट्स कॉपी कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन ये अराइज होना चाहिए कि मैम हम एसिडिक फूड को बेसिक पीएच में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये एसिडिक फूड आया कहां से? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो यहां देखो, सो दिस इज द स्टमक। द स्टमक ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम है। इस स्टमक के अंदर HCl रिलीज हुआ। इस HCl ने फूड को क्या कर दिया? इस फूड को कर दिया एसिडिक। अब ये जो एसिडिक फूड है, ये जो एसिडिक फूड है ये कहां आ गया? ये हमारे डिओडिनम के अंदर आ गया। अब डिओडिनम के अंदर जब फूड का डाइजेशन होगा तो सारे एंजाइम्स जो डिओडिनम में काम करेंगे वो कौन से पीएच पर काम करेंगे? वो अल्कलाइन पीएच पर काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो डिओडिनम के अंदर होगी वो ये होगी कि इस एसिडिक एनवायरनमेंट को हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अल्कलाइन एनवायरनमेंट में। बेसिक पीएच पर हमको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये काम मिलजुल कर बहुत सारी चीजें मिलकर करती हैं। वन ऑफ दी थिंग इज परफॉर्म्ड बाय द ब्रूनर्स ग्लैंड, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करेंगे? एसिडिक फूड के पीएच को बेसिक पीएच में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। हाँ दिव्यान, मैं बताऊंगी अभी लास्ट में पक्का। क्लियर है ये? क्लियर नोट्स हो गए? क्लियर है ये टॉपिक? Next type of cells that are present in the small intestine are called as Paneth cells. इन cells को क्या बोला जाता है? They are called as Paneth cells. यहां देखो, ये रे Paneth cells, ठीक है। So these Paneth cells are present where? These Paneth cells are present in the mucosal region of the small intestine. ये Paneth cells कहां present है? ये Paneth cells present है in the mucosal region of small intestine. It is present in the mucosa, ठीक है। और म्यूकोसा में भी ये ज्यादा कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द जेजुनम, ठीक। क्लियर है? वन सेकेंड, वी नीड टू वेट। I hope there is no lag. I hope there is no lag. ठीक है। Now these Paneth cells are what? They are unicellular glands. ये कैसे हैं? ये unicellular glands हैं, and they secrete, they synthesize and secrete lysozyme and defensin. लाइजोजाइम एंड डिफेंसिन। और ये लाइजोजाइम और डिफेंसिन दोनों ही क्या करेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। ये क्या करेंगे? ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ गई?
डायग्राम में देख लो, ये रे पैनेट सेल्स, ये जेजुनम और इलियम का हिस्टोलॉजिकल सेक्शन है और यहां पर प्रेजेंट है ये पैनेट सेल्स। कहां प्रेजेंट है? इन द म्यूकोजल रीजन। क्लियर? क्लियर? क्रिस्टल क्लियर है यहां तक? Lastly, we have Pierce patches. Lastly, we have Pierce patches. They are also present in the mucosal region of both जेजुनम एंड इलियम। ये कहां प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजल रीजन। अच्छा, डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना, मैं बैक ले लूंगी। यस दिव्यान, दे विल हैव ग्लैंड्स, दे विल हैव डक्ट्स, आई विल शो यू इन द डायग्राम। ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द म्यूकोजल रीजन ऑफ जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, दे आर रिगार्डेड एज intestinal tonsils. They are regarded as intestinal tonsils और ये बेसिकली इम्यूनिटी इंपार्ट करने में मदद करेंगे। क्या करेंगे? दे विल हेल्प इन गिविंग द इम्यूनिटी। ठीक है, ठीक है, क्लियर? अब यहां देखो, डायग्राम पर आ जाओ। So these are the Brunner's glands. So these are the ducts which opens in the crypt of tubercle. So यहां से ये वाटर और आयंस रिलीज करेंगी। कैसा सिक्रीशन होगा? नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन होगा। ये यहां से जाएगा और इस ल्यूमन स्पेस में काम करेगा। इस ल्यूमन स्पेस के अंदर जो खाना आया है वो कैसा होगा? वो एसिडिक फूड होगा और उस एसिडिक फूड को ये बेसिक पीएच में कन्वर्ट करने में मदद करेंगे। ठीक, ये रे पैनेट सेल्स, दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द म्यूकोजल रीजन। ये यूनिसेल्यूलर है और इनके सिक्रीशंस भी क्रिप्ट्स ऑफ ट्यूबरकुल से ल्यूमन स्पेस में रिलीज होंगे और ये क्या करेंगे? ये डिफेंसिन और लाइसोजाइम की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करेंगे। ये पियर्स पैचेस हैं। दीज आर दी पैचेस ऑफ सेल्स एंड दे विल एक्ट एज इंटेस्टाइनल टॉन्सिल्स एंड बेसिकली हेल्पफुल इन इम्पार्टिंग इम्यूनिटी। क्लियर है? मानवी क्लियर? दिव्यान क्लियर है? शौर्य, फ्लफी, करीना क्लियर है? आगे चले। चले आगे। नाउ वील टॉक अबाउट द नर्व सप्लाई। नोट्स बना लिए? मानवी, कोई स्लाइड तो नहीं निकालनी है? नर्व सप्लाई टू द एलिमेंट्री कैनाल। अब इस हिस्टोलॉजिकल सेक्शन में दो जगह पर आपको नर्व सप्लाई देखने के लिए मिलेगा, नर्व के गुच्छे देखने के लिए मिलेंगे। ये दो जगह पे होगा। ठीक है, ये दो जगह कौन सी है और उन नर्व प्लेक्सेस का नाम क्या है वो अपन लिखेंगे। तो पहली नर्व प्लेक्सेस का नाम है एयूरबैक्स नर्व प्लेक्सेस और दूसरी है मीजनर्स नर्व प्लेक्सेस। ये एयूरबैक्स नर्व प्लेक्सेस जो है, ये नर्व्स आपको कहां देखने के लिए मिलेंगी? ओके ओके, ठीक है मानवी, कोई इशू नहीं है, रिकॉर्डेड देख लेना आप। ये नर्व प्लेक्सेस आपको कहां देखने के लिए मिलेगी? एयूरबैक्स नर्व प्लेक्सेस इज प्रेजेंट बिटवीन, it is present between longitudinal and circular muscles। आपको याद है सिरोसा के बाद मस्क्यूलर लेयर, मस्क्यूलर लेयर में एक आउटर लेयर थी, एक इनर लेयर थी। इनर लेयर जो थी वो सर्कुलर मसल्स की थी और आउटर लेयर जो थी वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की थी।
तो इन लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में एक नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट है विच इज नोन एज आयुर्बैक्स नर्व प्लेक्सिस। ठीक, दूसरी नर्व प्लेक्सिस है मीजनर्स नर्व प्लेक्सिस। इट इज सिचुएटेड बिटवीन, ध्यान से सुनना, इट इज सिचुएटेड बिटवीन inner circular muscle and submucosa, and in stomach it is, and in stomach it is situated between oblique muscle, it is situated between oblique muscle and submucosa। क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? एक बार देख लो, कोई डाउट है? दिव्यांग, प्लेक्सिस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नर्व्स, नर्व्स का गुच्छा। क्लियर है? इधर देखो, अब डायग्राम में आ जाओ। ठीक है, ये सिरोसा है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ये सर्कुलर मसल्स है। यहां देखो आयुर्बैक्स नर्व प्लेक्सिस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ठीक, अब इसके बाद देखो इनर सर्कुलर मसल एंड सबम्यूकोसा के बीच में मीजनर्स नर्व प्लेक्सिस है, मगर स्टमक में एक एडिशनल ऑब्लिक मसल प्रेजेंट है जिसकी वजह से स्टमक की मसल्स काफी थिक हो जाती हैं। स्टमक के केस में ऑब्लिक मसल एक एडिशनल लेयर है, तो ऑब्लिक मसल और सब म्यूकोजा के बीच में एक नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज मीजनर्स नर्व प्लेक्सिस। ठीक है, जानवी वापस से समझो, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी हिस्टोलॉजी को समझा है अभी अपन ने। हिस्टोलॉजी का मतलब आपने क्रॉस सेक्शन देखा, उस क्रॉस सेक्शन में आपको डिफरेंट लेयर्स देखने के लिए मिली। इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ टिश्यू के बीच में नर्व सप्लाई जरूर होगा ही होगा। तो यहां पर दो जगह पर नर्व सप्लाई प्रेजेंट है। वन इज बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल विच इज नोन एज आयुर्बैक्स नर्व प्लेक्सिस, एंड अदर इज बिटवीन द सर्कुलर मसल एंड सब म्यूकोजा जिसको हम मीजनर्स नर्व प्लेक्सिस बोलते हैं। मगर स्टमक के केस में क्योंकि एक थिक ऑब्लिक मसल प्रेजेंट है, तो ऑब्लिक मसल और सब म्यूकोजा के बीच में मीजनर्स नर्व प्लेक्सिस प्रेजेंट होगा। क्या ये पॉइंट अब क्लियर है? दिव्यांग क्लियर है? जानवी क्लियर? देख लो, यहां तक देख लो, कोई चीज छूट गई है? ठीक है, चलें आगे। ठीक है दिव्यान, ओके। वैभवी, मानवी शायद क्लास में नहीं है, जानवी, करीना, शौर्य, फ्लफी, चलो। Now next important topic that we'll discuss is liver. So what is liver? How will you define liver? How will you define liver? लिवर डिफाइन करिए। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ठीक है, कैसा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब डक्ट्स प्रेजेंट है,
location located at the right side of the body below the diaphragm. ठीक है, कहां सिचुएटेड है? राइट साइड ऑफ द बॉडी बिलो द डायफ्राम. नाउ ईच लिवर, या ईच लिवर का मतलब है द लिवर कंसिस्ट्स ऑफ 2 लोब्स. नेटवर्क इशू खत्म हो गया. लिवर कंसिस्ट्स ऑफ 2 लोब्स. right lobe and left lobe. Right lobe is bigger than the left lobe. Right lobe जो है वो बनाती है 5/6 पार्ट ऑफ द लिवर और लेफ्ट लोब बनाती है 1/6 पार्ट ऑफ द लिवर. ठीक है, अब यहां देखो, so the liver is like this. The right and the left lobe are separated with the help of a ligament. This ligament is called as falciform ligament. ठीक है, ये हमारा लेफ्ट लोब है और ये हमारा राइट लोब है. इस राइट लोब के साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर अटैच्ड है. दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर. सो गॉल ब्लैडर जो है इट इज अटैच्ड टू द राइट लोब. एक्चुअली पुराने टाइम पर जब लिवर को पढ़ाया जाता था ना, तो लिवर में 2 मेन लोब्स हैं, एक राइट लोब और एक लेफ्ट लोब. ठीक है, इसके अलावा 2 छोटी लोब्स और प्रेजेंट हैं, वो अब जनरली पढ़ाई नहीं जाती है. दे आर नोन एज क्वाड्रेट लोब एंड कॉर्डेट लोब. क्वाड्रेट और कॉर्डेट. तो क्वाड्रेट लोब के साथ एक्चुअली गॉल ब्लैडर अटैच्ड होता है, पर जनरली अब इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं किया जाता, तो अपन भी नहीं करेंगे. ठीक है, ये गॉल ब्लैडर ऐसे अटैच होता है और यहां से एक डक्ट पास होती है. इस डक्ट का नाम सिस्टिक डक्ट है, ये अपन पढ़ेंगे. दिस इज द गॉल ब्लैडर. ठीक है, आपकी मर्जी है बेटा, इट इज कंप्लीटली अप टू यू कि आप ड्रॉ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. ठीक है, करोगे तो थोड़ा बेटर समझ में आएगा. ठीक है, चले आगे. नाउ बिफोर डिस्कसिंग दैट व्हाट आर द डक्ट सिस्टम ऑफ द लिवर, लिवर से जो डक्ट्स हैं वो कैसे निकलती हैं, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर. वो काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, yes Madhav, we all were also very tensed because हमको भी चैनल नहीं दिख रहा था, तो इंटायर टीम was stressed because बहुत हार्ड वर्क से इतने सालों से चैनल को ग्रो किया था और इतने सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स थे, नॉट ओनली ऑफ NSC JS, IUQM एंड सो मेनी अदर्स. ठीक है, बट अब चैनल वापस आ गया है. ठीक है, अब देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिवर. ठीक है, ओके दिव्यान यू आर हियर, आई गॉट यू गॉट डिस्कनेक्टेड. ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट, लिवर सेल्स आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स. ठीक, these hepatocytes
are arranged, these hepatocytes are arranged in polygonal shaped cells. ठीक है, these hepatocytes are arranged in polygonal shaped cells called as hepatic lobule. जो हेपाटोसाइट्स हैं वो पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स में अरेंज्ड है एंड दीज पॉलीगोनल शेप्ड सेल्स आर कॉल्ड एज हेपाटिक लोब्यूल्स. सी माधव, इफ यू वर सो मच वरिड, हमारा हाल क्या हुआ होगा? सो मेनी लेक्चर्स रिकॉर्डेड एनएससी जेएस का, इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे था, बट अगर ये डिलीट हो जाता तो क्या होता? वी वर ऑल्सो वेरी वेरी टेंस्ड. अब यहां ध्यान से देखो, इस तरीके से, इस तरीके से लिवर के अंदर ऐसे लोब्यूल्स प्रेजेंट है. दीज लोब्यूल्स आर कॉल्ड एज हेपैटिक लोब्यूल्स. और इन हेपैटिक लोब्यूल्स के अंदर लिवर के सेल्स विच आर कॉल्ड एज हेपैटोसाइट्स आर सिचुएटेड या लोकेटेड या प्रेजेंट. ठीक, हर एक हेपैटिक लोब्यूल, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है, दीज हेपैटिक लोब्यूल्स आर कवर्ड बाय अ कैप्सूल. यहां पर हर हेपैटिक लोब्यूल के ऊपर एक कैप्सूल प्रेजेंट है. ठीक है, this capsule is called as Glissen's capsule and this is a hepatic lobule. और इस hepatic lobule के अंदर क्या प्रेजेंट है? हेपैटिक सेल्स प्रेजेंट है. हेपैटिक लोब्यूल, लिवर के जो सेल्स है हेपैटोसाइट्स, दे आर अरेंज्ड इन पॉलीगोनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स and these polygonal shaped structures are called as hepatic lobules. ठीक है, यहां देखो, अब इस एक स्ट्रक्चर को इनलार्ज करेंगे. दिस इज वन हेपैटिक लोब्यूल. इसके बाहर यहां पर बना देती हूं मैं, ग्लिसन्स कैप्सूल प्रेजेंट है, कवरिंग ऑफ हेपैटिक लोब्यूल. ठीक, अब ध्यान से समझना, पहले बात समझो. हेपैटिक लोब्यूल के सेंटर में, हेपैटिक लोब्यूल के सेंटर में क्या प्रेजेंट है? यहां पर एक वेन प्रेजेंट है एंड द नेम ऑफ द वेन इज सेंट्रल वेन. ठीक, अब इस सेंट्रल वेन से इस तरीके से कॉर्ड्स निकल रही हैं, ऐसे सीधी सीधी लाइंस निकल रही हैं. ठीक है, ऐसे. ठीक है, these cords, these straight lines, these cords are called as hepatic cords. इन hepatic cords, ऐसे cords है, सपोज ये सेंट्रल वेन है, यहां से hepatic cords निकल रही है. जैसे आप सूरज से क्या निकालते हो? सनरेज निकालते हो ना, वैसे ही मैंने सूरज छोटा कर दिया और रेज बड़ी कर दी. तो ये जो रेज हैं, दीज रेज आर व्हाट? दीज रेज आर हेपैटिक कॉर्ड्स. इन हेपैटिक कॉर्ड्स के दोनों तरफ, ऐसे सेल्स अरेंज्ड हैं. सेल्स आर अरेंज्ड लाइक दिस. सब तरफ प्रेजेंट होंगे ये, मैं कुछ में बना रही हूं, आप कंप्लीट कर लेना. हेपैटिक कॉर्ड के ईदर साइड सेल्स प्रेजेंट है. These cells are called as hepatocytes. Hepatocytes मतलब
लिवर सेल्स। हिपैटोसाइट्स का मतलब हुआ लिवर सेल्स। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? मानवी क्लियर है? दिव्यान, माधव, जानवी, वैभवी, करीना, क्रिश, इज द पॉइंट क्लियर अप टिल हियर? एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, अब इस एक हिपैटिक कॉर्ड को मैं यहां एनलार्ज कर बना रही हूं। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर सेंट्रल वेन प्रेजेंट है। क्लियर? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिपैटोसाइट्स इफ आई आस्क दिव्यान व्हाट इज द फंक्शन? श्वेता, वैभवी, जानवी, व्हाट इज द फंक्शन? क्या फंक्शन होगा इन हिपैटोसाइट्स का? दिव्यांग, दे विल प्रोड्यूस बाइल। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये जो हिपैटिक सेल्स है, ये जो हिपैटोसाइट्स है, ये जो लिवर सेल्स है, ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? दे विल प्रोड्यूस बाइल। अब यहां ध्यान से देखो सारे, यहां से बाइल प्रोड्यूस हुआ, यहां से बाइल प्रोड्यूस हुआ, यहां से सब सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? बाइल्स प्रोड्यूस करेंगे। यहां देखो, यहां से बाइल प्रोड्यूस हुआ। सारे हिपैटोसाइट्स में जो बाइल प्रोड्यूस हुआ, this bile ultimately opens into a duct which is present here and the name of the duct is bile duct. उस duct का नाम क्या है? The name of the duct is bile duct. तो जितने भी हिपैटोसाइट्स हैं वो सब कनेक्टेड होंगे किससे? They all are connected to bile duct. देखो यहां पर ध्यान से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आपको बताऊंगी। जितनी हिपैटिक कॉर्ड्स निकलेंगी, जितनी हिपैटिक कॉर्ड्स हिपैटिक लोब्यूल में प्रेजेंट होंगी, वो सब अल्टीमेटली किससे कनेक्टेड है? दे आर कनेक्टेड टू बाइल डक्ट। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ये जो बाइल डक्ट प्रेजेंट है, इस बाइल डक्ट के साथ दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होते हैं। द नेम ऑफ दी स्ट्रक्चर्स आर, ध्यान से देखो, वन आई एम ड्रॉइंग इन रेड कलर एंड द अदर वन आई एम ड्रॉइंग इन डार्कर ब्लू कलर। ये सब जगह आपको मिलेंगे। जहां जहां पर बाइल डक्ट प्रेजेंट होगी, वहां पर उसके साथ दो स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होंगे, एवरीवेयर। ठीक है, यहां तक समझ में आया? बाइल डक्ट समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। बाइल डक्ट तक समझ में आया? जहां जहां बाइल डक्ट प्रेजेंट है उसके साथ दो स्ट्रक्चर्स और प्रेजेंट होंगे। जो रेड कलर का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज आर्टरी। कौन सी आर्टरी? हिपैटिक आर्टरी। और जो डार्क ब्लू से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल वेन। यहां पर ध्यान से देखो, सो दिस आर्टरी, दिस बाइल डक्ट एंड दिस हिपैटिक पोर्टल वेन, ये तीनों मिलकर एक ट्रायड बनाते हैं। एंड दिस ट्रायड, इस तिकड़ी को फेमसली क्या बोलते हैं? पोर्टल ट्रायड। इसको क्या बोला जाता है? पोर्टल ट्रायड बोला जाता है। इस पोर्टल ट्रायड के अंदर तीन चीजें आती हैं। पहली बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट क्या रिसीव कर रही है? हिपैटोसाइट से बाइल रिसीव कर रही है। देन वी हैव हिपैटिक आर्टरी। ये हिपैटिक आर्टरी जो है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगी हिपैटिक लोब्यूल तक। थर्ड वी हैव हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन वो वेन है
जो कि न्यूट्रिएंट्स लेकर आई है। ये क्या लेकर आई है? ये न्यूट्रिएंट्स लेकर आई है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये क्या लेकर आई है? ये न्यूट्रिएंट्स लेकर आई है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये जो सेंट्रल वेन है, ये सेंट्रल वेन जो सेंटर में प्रेजेंट है, दिस सेंट्रल वेन ऑफ ऑल द हेपेटिक लोब्यूल्स विल ड्रेन इनटू हेपेटिक वेन। ये सेंट्रल वेन किसमें ड्रेन करेगी? ये ड्रेन करेगी इनटू हेपेटिक वेन। क्या ये बात यहां पर समझ में आई है? मानवी को क्लियर हो गया, वैभवी को क्लियर है, दिव्यान को क्लियर है, जानवी को क्लियर है। वेरी गुड, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया एक बार में। दिव्यान डायग्राम क्लियर है इस बार? इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर टू यू? हेपेटिक वेन कौन सा है? इधर देखो दिव्यान, मैं सबके फंक्शंस लिख रही हूं एक बार। बाइल डक्ट, it will receive the bile duct, sorry, it will receive the bile juice, sorry, it will receive the bile juice from hepatocytes, ठीक है? hepatic artery, it brings oxygenated blood to liver, hepatic portal vein, it brings the nutrients from the small intestine। तो ये हो गए हमारे पोर्टल ट्राइब, ये खत्म हो गए हमारे पोर्टल ट्राइब, ठीक। अब बात करते हैं सेंट्रल वेन की। सेंट्रल वेन present in the center of each hepatic lobule. It drains into hepatic vein. It drains into hepatic vein. तो जितने भी आपके हेपेटिक लोब्यूल्स हैं उसके सेंटर में जो सेंट्रल वेन है, सारी सेंट्रल वेन जुड़कर लिवर से एग्जिट करती है इन द फॉर्म ऑफ हेपेटिक वेन। यही तो ले जाएगी। इट टेक्स बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। वैभवी ये लो प्रीवियस स्लाइड। डन? दिव्यान डाउट क्लियर है? डाउट क्लियर है दिव्यान? डन? समझ में आ गया? अच्छा, इसी डायग्राम को एक बार यहां पर बना रही हूं मैं छोटा सा, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए। यस, हेपेटिक वेन एंड हेपेटिक पोर्टल वेन आर डिफरेंट। पोर्टल वेन्स बहुत अलग होती हैं, अपन बाद में पढ़ेंगे। हेपेटिक वेन और हेपेटिक पोर्टल वेन डिफरेंट है, ठीक है। इज दिस विजिबल टू एवरीबडी? सबको विजिबल है ये हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो है, समझ आया? ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये विजिबल है ना सबको? लोब्यूल के अंदर ब्लड फ्लो जो है मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो जो है वो बाहर से
अंदर की तरफ है, वेयर एज बाइल का जो फ्लो है वो अंदर से बाहर की तरफ है। क्या ये पॉइंट समझ में आया? क्या ये पॉइंट समझ में आया? ब्लड फ्लो जो है वो बाहर से अंदर की तरफ है और बाइल का जो फ्लो है वो अंदर से बाहर की तरफ है। इज द पॉइंट क्लियर टू यू? इज द पॉइंट क्लियर टू यू, टू एवरीबडी? दिव्यांग, ये डायग्राम देखो, ये आर्टरी है, इस आर्टरी से ब्लड सप्लाई बाहर से अंदर की तरफ होगा, वेयर एज बाइल जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अंदर से बाहर की तरफ बाइल डक्ट में जाएगा। सो ब्लड सप्लाई इज फ्रॉम आउटर टू इनर डायरेक्शन, वेयर एज द रिलीज ऑफ बाइल इज फ्रॉम द इनर टू आउटर डायरेक्शन। बस यही पॉइंट बताया है मैंने। देखो क्लियर है? देखो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर, ओके। नाउ लास्ट पॉइंट हियर, लास्ट पॉइंट इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ लिवर। अब इन हेपेटोसाइट्स के बीच में ये वाली जो एरियाज है, खाली जगह, ये खाली जगह जो थोड़ी बहुत खाली जगह यहां पर दिखेगी, these spaces are known as sinusoidal spaces. They are known as sinusoidal spaces. और इन sinusoidal spaces में क्या प्रेजेंट है? यहां पर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है, दे आर नोन एज कप्फर सेल्स, दे आर नोन एज कप्फर सेल्स। हेपेटोसाइट्स जहां पर प्रेजेंट है, हेपेटोसाइट्स जहां पर प्रेजेंट है, उन हेपेटोसाइट्स के बीच बीच में कुछ खाली जगह प्रेजेंट है एंड दो स्पेसेस आर नोन एज साइनोसॉइडल स्पेसेस। इन साइनोसॉइडल स्पेसेस में कौन से सेल्स प्रेजेंट है? यहां पर स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है एंड दीज सेल्स आर नोन एज कप्फर सेल्स। ये कप्फर सेल्स क्या करेंगे? यहां लिख दूं, these Kupffer cells are phagocytic cells। ये कैसे सेल्स हैं? ये phagocytic सेल्स हैं। तो अगर कोई फॉरेन पार्टिकल या एंटर करता है तो ये कप्फर सेल्स उनका क्या कर लेंगे? फैगोसाइटोसिस कर लेंगे। तो बेसिकली ये भी इम्यूनिटी में मदद करेंगे। क्लियर है यहां तक? क्या ये पॉइंट क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? तो बल्ब जला दो, थोड़ी रोशनी करो मेरे चैट बॉक्स में, थोड़ी रोशनी करो, बल्ब जलाओ। यस, वेरी गुड मानवी। दिव्यांग समझ में आ गया? शाबाश। वैभवी, एक दो बल्ब जलाओ। अब वापस देखो यहां, सो दिस इज आवर लिवर। इस लिवर में यहां पर ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है? ये यहां पर हमारा गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है, यहां पर ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। यहां तक कोई डाउट है? ये पार्ट तो क्लियर है। अब अपन समझेंगे कि लिवर से डक्ट्स कैसे निकलती हैं और ये डक्ट्स जो हैं ये पैंक्रियाज की डक्ट से जुड़कर डिओडेनम में कैसे पोर इन होती है। ये पार्ट को अब अपन समझेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सैटरडे को क्लास लाइव नहीं होगी पर प्रीमियर जरूर होगा, ठीक है? चलो, आज मेरे पैर में ठीक है, यहां से एक डक्ट निकल रही है,
ठीक है, ध्यान से समझना, आप सारी चीजों को लिंक करते हुए करेंगे। अब जो लेफ्ट लोब है, इस लेफ्ट लोब से एक डक्ट निकलती है, लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर से एक डक्ट निकलती है विच इज कॉल्ड एज लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है, सिमिलरली राइट पार्ट ऑफ द लिवर से भी एक डक्ट निकलती है विच इज कॉल्ड एज राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों डक्ट जुड़ जाती हैं, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, दोनों डक्ट जुड़ जाती हैं और क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, कॉमन हेपेटिक डक्ट। यहां तक बात समझ में आई? यस यस मानवी, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं और जानवी गॉल ब्लैडर के बिना भी हम सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि गॉल ब्लैडर क्या कर रहा है, सिर्फ बाइल को स्टोर करने का काम कर रहा है और एज सच कोई फंक्शन नहीं कर रहा। कॉमन बाइल डक्ट तक समझ में आया? ठीक, अब यहां देखो, गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकल रही है, इस डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट, इस डक्ट को हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, अब ये जो सिस्टिक डक्ट है ये जुड़ती है कॉमन बाइल डक्ट से, ये सिस्टिक डक्ट जो है ये जुड़ती है कॉमन बाइल डक्ट से और दोनों मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? स्टोन्स कैसे होते बेटा, जब मैं आपको पूरा चैप्टर खत्म करा दूंगी ना, तो जितनी भी डिजीजेज हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होती है सारी बता दूंगी एक लेक्चर लेकर, तो वहां डिस्कस करेंगे। यहां तक चमक गया? दिव्यान चमका? मानवी, वैभवी, जानवी, करीना, यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, ये जुड़ेगी हमारी पैनक्रियाज की डक्ट के साथ, जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। उस डक्ट को क्या बोला जाता है? दैट डक्ट इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक डक्ट। तो अब पैनक्रियाटिक डक्ट को समझने के लिए अब हमें मूव करना पड़ेगा किसकी तरफ? अब हमें मूव करना पड़ेगा पैनक्रियाज की तरफ। तो इस पार्ट को यहीं छोड़ते हैं। ये क्लियर है? ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है दिव्यान? डायग्रामेटिक व्यू दे रही हूं आज मैं, क्लियर है? ओके, नाउ वील मूव ऑन टू दी pancreas. Pancreas are endodermal in origin. ठीक है, इसको स्वीट ब्रेड भी बोला जाता है, कुछ बुक्स में आप देखोगे इट इज ऑल्सो नोन एज स्वीट ब्रेड, क्योंकि इसका जो शेप है ना, मुझे तो पर्सनली मिर्ची के जैसा लगता है, बट जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनको ना वो एक ब्रेड के लोफ जैसा लगता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्वीट ब्रेड बोला जाता है। तो पैनक्रियाज का अगर अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, सो पैनक्रियाज आर इस तरह से पैनक्रियाज है। मुझे तो ये बिल्कुल मिर्ची जैसा लगता है, बट अब बुक्स कहती हैं कि ये ब्रेड के लोफ जैसा लगता है, तो फिर ये ब्रेड के लोफ जैसा ही लगता है। ठीक है, अब पैनक्रियाज की सबसे खास बात यह है कि पैनक्रियाज आर रिगार्डेड एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। दे आर कंसिडर्ड एज मिक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको मिक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके दो टाइप के ग्लैंड के फंक्शन है। पहला, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी फंक्शन करता है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा भी फंक्शन करता है। ठीक है, मेजर काम इसका एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसा है, मतलब ये मेजर टाइम क्या प्रोड्यूस करवाएगा? मेजर टाइम ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करवाएगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड में ये क्या प्रोड्यूस करवाएगा? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करवाएगा। क्या प्रोड्यूस करवाएगा? हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करवाएगा। यहां तक बात समझ में आई? इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इट इज रिगार्डेड एज द मिक्सोक्राइन ग्लैंड।
अच्छा लीफ जैसा लग रहा है आपको, ठीक है, लीफ जैसा मान लो, ठीक है। कुछ बुक्स अगर आप हायर बुक्स देखोगे ना तो आपको इसमें ना पैनक्रियाज के पार्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कई बुक्स में लिखा है कि ये जो वाइडेस्ट पार्ट है इसका, ये इसका हेड है, लास्ट पार्ट जो है ये इसकी टेल है, ऐसे भी आपको मिलेंगे। कई बोलेंगे ये नेक है, कई बोलेंगे ये बॉडी है। पर जहां तक NSE-JS की बात है ना, ऐसे क्वेश्चंस आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसकी हेड क्या है, इसकी नेक क्या है, इसकी टेल क्या है। पैनक्रियाज के फंक्शंस पूछेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पैनक्रियाज कंसिस्ट्स ऑफ two types of cells. One is acinar cells and the other is known as islet of Langerhans. Other is known as islet of Langerhans. आप परेशान मत हो, एसिनार सेल्स वो सेल्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करेंगे। एसिनार सेल्स वो सेल्स हैं जो कि डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करेंगे, वेयर एज आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वो सेल्स हैं जो कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आपने एक हार्मोन सुना होगा कॉमनली, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से प्रोड्यूस हो रहा है। बट अगर मैं बल्क ऑफ पैनक्रियाज की बात करूं तो मेजर पार्ट ऑफ पैनक्रियाज जो है वो डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस कर रहा है, और जो भी डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ एसिनार सेल्स, ठीक है। होना चाहिए कैम्बेल में बेटा ये। अब एसिनार सेल्स कैसे होते हैं, देखो ऐसे पिरामिडल शेप्ड सेल्स हैं, ये एसिनार सेल्स हैं एंड दे सराउंड अ कैविटी। ऐसे होते हैं एसिनार सेल्स, ठीक है। दीज आर एसिनार सेल्स। तो ऐसे पूरी पैनक्रियाज के अंदर ये एसिनार सेल्स प्रेजेंट है। ये एसिनार सेल्स हैं और ये जो सेंटर में स्पेस है दिस इज नोन एज एसिनार कैविटी एंड दीज आर नोन एज एसिनार cells. These acinar cells are responsible for production of digestive juice. पिरामिड ऐसे होता है ना, तो ये भी ऐसे ही है पिरामिडल। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। नाउ फ्रॉम दी पैनक्रियाज, अब ध्यान से देखो, मैं प्रीवियस स्लाइड पर लेकर जाकर चीजों को लिंक करूंगी। दिस इज दी पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज से एक मेन डक्ट निकलती है एंड द नेम ऑफ द डक्ट इज पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज ऑल्सो नोन एज डक्ट ऑफ विर्सिंग। यहां से एक डक्ट निकल रही है, यहां से एक डक्ट निकल रही है which is called as pancreatic duct, or it is also called as duct of Wirsing. It is the main duct of the pancreas. तो पिरामिड को भी तो क्या बोलेंगे, 3D स्ट्रक्चर। कैसे बनाऊं दिव्यान, आपको कैसे समझाऊं, 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकती, बट आप इनफैक्ट आप माइक्रोस्कोप में भी देखोगे तो भी आपको कट सेक्शन में ही ऐसे ही दिखेंगे, ठीक है। पर इनकी शेप कैसी है, पिरामिडल शेप सेल्स हैं, ठीक है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, गिव मी अ सेकेंड प्लीज।
ठीक है, तो यहां से एक डक्ट निकल रही है, दिस इज कॉल्ड एज डक्ट ऑफ विर्सिंग। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, यहां पर देखो, ये कॉमन बाइल डक्ट है, यहां पर सपोज पैनक्रियाज है, ध्यान से समझो, दीज आर दी पैनक्रियाज। इस पैनक्रियाज से क्या निकल रही है? डक्ट ऑफ विर्सिंग, विच इज ऑल्सो नोन एज पैनक्रियाटिक डक्ट। ये पैनक्रियाटिक डक्ट किससे मिली? कॉमन बाइल डक्ट से, और दोनों ने मिलकर क्या बना ली? दोनों ने मिलकर बना ली हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों ने मिलकर क्या बना ली? दोनों ने मिलकर बना ली हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? 5 मिनट्स और लूंगी मानवी, बस। क्लियर है ये बात? क्लियर? अब ये जो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, यहां पे सबको विजिबल हो रहा है? इज दिस विजिबल टू एवरीबडी? This hepatopancreatic duct now opens into the duodenum. ये जो hepatopancreatic duct है, ये किसमें ओपन करती है? into the duodenum, which is the first part of the small intestine. Suppose this is the duodenum. Now, when this hepatopancreatic duct opens into the duodenum, the terminal part of this hepatopancreatic duct, terminal part का मतलब जो इसका ending part है, वो part जो कि duodenum के contact में है, it is slightly swollen. ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, and this is called as ampulla of Vater. This is called as ampulla of Vater. What is ampulla of Vater? What is ampulla of Vater? Hepatopancreatic duct opens into the duodenum. The terminal part of the hepatopancreatic duct is slightly swollen, and that swollen part is called as ampulla of Vater. Clear है? Clear? अब यहां पर इस ampulla of Vater पर और common bile duct पर दो स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट हियर। टू स्फिंक्टर्स आर प्रेजेंट हियर। पहला है स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन और दूसरा है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन प्रेजेंट है कॉमन बाइल डक्ट पर। ये कहां प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है हमारी बाइल डक्ट पर, यहां पर। ठीक है, यहां पर ये स्फिंक्टर प्रेजेंट है, और ये किसको रेगुलेट करेगा? ये रिलीज ऑफ बाइल को रेगुलेट करेगा। वेरा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो प्रेजेंट है, वो इस एम्पुला ऑफ वैटर में प्रेजेंट है, और ये किसको रेगुलेट करेगा? ये बाइल और पैनक्रियाज से जो भी जूस आ रहे हैं वो डिओडेनम में जाएंगे या नहीं जाएंगे, दैट इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है? वैभवी कौन सा पॉइंट रिपीट करना है? वैभवी कौन सा पॉइंट रिपीट करूं? present at ampulla of Vater. Ampulla of Vater. The hepatopancreatic duct opens into the duodenum. ठीक है, जो hepatopancreatic duct duodenum में ओपन करती है, उसका जो टर्मिनल पार्ट है, सपोज ये डक्ट है ना, ये डक्ट है, ये डक्ट का टर्मिनल पार्ट है। द टर्मिनल पार्ट ऑफ द डक्ट इज स्वोलन, वो मोटा हो जाता है, एंड दैट स्वोलन एंड ऑफ द डक्ट इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वैटर। और एम्पुला ऑफ वैटर पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, दैट रेगुलेट्स द
entry of the digestive juices which is coming from the pancreas as well as the digestive juices which is coming from the bile, उसकी एंट्री को डियोडेनम के अंदर रेगुलेट करता है। साथ साथ में बाइल डक्ट पर भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? एक बार देख लो अच्छे से सब। दिव्यान, मानवी, क्लियर है? अच्छा, एम्पुल ऑफ वाटर की डेफिनेशन दे दूं। The terminal end of hepatopancreatic duct, the terminal end of hepatopancreatic duct is swollen and is called as ampulla of Vater। ठीक है? क्लियर है? ठीक है? एनी डाउट अप टिल हियर? अब यहां से लास्ट चीज आज की क्लास की, ये तो पैंक्रियाटिक डक्ट है, दैट इज डक्ट ऑफ विर्सिंग। दिस इज द मेन डक्ट ऑफ द पैंक्रियाज। ये वो डक्ट है पैंक्रियाज की जो डाइजेस्टिव जूस को लेकर जा रही है। इसके अलावा एक और डक्ट प्रेजेंट है पैंक्रियाज में जो कि डियोडेनम में ही ओपन होगी एंड दैट डक्ट इज नोन एज एसेसरी डक्ट। उस डक्ट को बोला जाता है एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट, और दैट एसेसरी डक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डक्ट ऑफ सैंटरोनी। उस डक्ट को डक्ट ऑफ सैंटरोनी भी कहा जाता है। सो डक्ट ऑफ विर्सिंग इज द मेन डक्ट ऑफ द पैंक्रियाज। उसके अलावा एक एसेसरी डक्ट और प्रेजेंट है पैंक्रियाज में जो कि डियोडेनम में ही ओपन होगी एंड दैट डक्ट इज नोन एज सैंटरोनी डक्ट और एसेसरी डक्ट। यस, दे विल ऑल ओपन इनटू द डियोडेनम ओनली। ठीक है? ठीक? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? Clear? Okay. Now, next class when we will meet, that would be a premiere class on Saturday. So most probably मैं Saturday की क्लास में आपका पूरा ये चैप्टर फिनिश कर दूंगी. So then in the next class we will discuss about the physiology of digestion and how absorption takes place. अलग अलग पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में किस तरीके से डाइजेस्टिव जूसेस पोर इन होते हैं और किस तरह से फूड का डाइजेशन होता है, दैट वी विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक, पहली बात. दूसरी बात क्या रहेगी, अगर टाइम ने मुझे परमिट किया है ना, 1 hour 15 minutes की क्लास में रिकॉर्ड करूंगी. अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अब्जॉर्प्शन का भी पूरा पार्ट रिकॉर्ड कर दूंगी, और अगर नहीं कर पाई तो when we meet on Tuesday, so we will have questions of this chapter as well as the absorption वाला part. Okay, so this would be it. And diseases. ठीक है, 3 चीजें बच रही है, तो I think we'll take one Saturday and we'll take one Tuesday. उसके बाद Thursday when we meet we'll start with breathing and exchange of gas. So एक बार आप पढ़ के रखना, NCERT रीड करना. पुरानी NCERT में आपको ये चैप्टर मिलेगा, नई NCERT में आपको ये चैप्टर नहीं मिलेगा. NCERT और मेरे नोट्स सफिशिएंट हैं आपके NSC JS लेवल तक के लिए. नाउ काफी सारे स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर भी, और हाँ नेक्स्ट या 2 क्लासेस होंगी दिव्यांग, खत्म हो जाएगा चैप्टर. काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे हैं मैम क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं NSC JS में. तो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस आएंगे बायोलॉजी में. उन 20 क्वेश्चंस में से आप मान के चलो कि 6 to 7 क्वेश्चंस या 8 to 9 क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे. 2 क्वेश्चन हर साल ऐसे आते हैं जो थोड़े से बाउंसर जाते हैं. बाउंसर से मेरा मतलब है कि वो थोड़ा सा बियॉन्ड लेवल चले जाते हैं, या 2 क्वेश्चन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं वो क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड होते हैं.
बाय कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आई मीन आपने जो पढ़ा है, जो कुछ भी, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा वो आपसे पूछा जाता है उन रिमेनिंग 7 to 8 क्वेश्चंस में। और वो 7 to 8 क्वेश्चंस जो आते हैं कंसेप्ट बेस्ड, वो ही आपके सिलेक्शन को इंश्योर करते हैं। तो आपको चीजें याद करनी है, 100% याद करनी है, बट उसके पीछे का कंसेप्ट आपको समझना ज्यादा जरूरी है कि अगर उस कंसेप्ट रिलेटेड कोई ग्राफ आपको दे दिया तो आप उस कंसेप्ट को उस ग्राफ पर लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। सो NSE JS इज नॉट अबाउट मगिंग अप द सब्जेक्ट, दे आर नॉट चेकिंग योर मगिंग पावर। वो ये चेक नहीं करेंगे कि आप कितना अच्छा रट्टा मार सकते हो, नहीं, वो रट्टा सिर्फ आपका 7 से 8 क्वेश्चन में चलेगा, ठीक। 2 क्वेश्चन आप बाउंसर छोड़ दो, ठीक, बाकी जो क्वेश्चंस बचे वो सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने पढ़ रखे होंगे, आपने थ्योरी में कवर कर रखे होंगे, बट वो क्या होंगे, वो कंसेप्ट बेस्ड होंगे, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, वो बार डायग्राम्स दे देंगे, वो एक स्टोरी दे देंगे कि इस स्टोरी से आपको रिलेट करना है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं 2015 या 2016 के NSE JS पेपर में उन्होंने एंट और ग्रास हॉपर की एक स्टोरी दे दी थी, आप सबने पढ़ी है कि एंट मेहनत करके खाना इकट्ठा करती है, ग्रास हॉपर मजे में रहता है। वो इतनी बड़ी एक पैराग्राफ उन्होंने स्टोरी का दे दिया और उस पैराग्राफ से 6 क्वेश्चन पूछे, जिसमें उन्होंने पूछ लिया कि पी रबी क्रॉप है या खरीफ क्रॉप है। तो इस तरीके से एप्लीकेशन आती है। तो आपको पढ़ना है, समझना है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इस कंसेप्ट को कैसे यूज कर क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ योर NSE JS, ठीक है। चलो बाय बेटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट वुड बी अ प्रीमियर क्लास। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।